ब्रॉट टू यू बाय ভিগার্ড, co-powered by সেন্সোডাইন ও ভিমল বলো কথা কেশরী। অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট। সপ্তম দফা ভোটের আগে আবারও প্রধানমন্ত্রী আসছেন। আজকে রাজ্যের 3 কেন্দ্রে প্রচার রয়েছে মোদীর। বঙ্গের এই 3 কেন্দ্রে প্রচারের আগে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক কি বলেছেন আপনাদের শোনাবো। 240 होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रो चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 चीज़ें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि PSU का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन है। कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कौन ब्रिज बनाएगा? तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो परफॉर्म कर सकता है, सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करता है, उसमें कंपटीशन होती है, और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं? तो ये ऐसे विषय थे जो कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक की खातिर मैदान में उतारे। तब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे दलित भाइयों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे आदिवासी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे OBC पिछड़े भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आप आए तो बिल्कुल आरक्षण ही खत्म कर देंगे, ये क्या, इस पर क्या बोलेंगे आप? इन्होंने ये पाप कर दिया है, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उनको झूठ बोलने के लिए ऐसी चीज़ें का उपयोग करना पड़ रहा है। अभी कोलकाता हाई कोर्ट का सर एक ऑर्डर आया है, जिसमें 2010 के बाद जितने OBC सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं उसको खारिज कर दिया है। दीदी इनके मोडस ऑपरेंडी है कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए।
हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। सर, केजरीवाल जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। वो कहते हैं सोरेन को और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया। अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ ले, देश के कानून नियम पढ़ ले। मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं। लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है। तो पर्सनल अटैक्स किस लिए इस बार? आपको लगता नहीं ये शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है। और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। प्रधानमंत्री जी, एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना, भाई तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना। उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ, तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूँगा और उसमें से देश के लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें पैदा कर दूँगा, इसलिए वो तो मैं करूँगा। लेकिन सरकार क्या करती है? आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को। देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है? मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी ज़माने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई झूठबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है, ये उसका सम्मान होना चाहिए, उसको गाली गलौज होना चाहिए। तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था, वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा।
मुझे थोड़े से अलग मुद्दे पर आते हैं। कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहाँ फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सर, ये क्या विंडिकेशन है 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है। ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन ओ भीमल, बोलो कथा केशरी। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट।